जय हिंद बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहले मैं बता दूं आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो देखिए, पहले तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ेंगे, बट डिस्प्लेसमेंट करंट इस साल सिलेबस से हट चुका है तो उसे इस बार नहीं पढ़ेंगे, आगे देख लेंगे हम उसे, जेई के लिए देखना होगा तो उसे देखेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें मोस्टली चीजें याद करने वाली है, तो हम यहां पे कोशिश करेंगे कि क्लास में ही याद हो जाए। 1 घंटे की क्लास में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ऐसे कंप्लीट हो कि 3 नंबर का आता है, पूरा का पूरा 3 नंबर आप ले सके। तो यहां पे हम इसे याद करने की कोशिश करेंगे, इसके रेंजेज और यूजेज सारे क्लास में याद करने के तरीके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपने पढ़ रखा होगा, टर्म 1 में पढ़ रखा होगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में पढ़ रखा है कि स्टेशनरी चार्ज जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये कंसेप्ट आपको याद होगा। और इसके अलावा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ रखा होगा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट आपने पढ़ रखा होगा बाय फैराडे लॉ। क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर डायरेक्टेड है, इनटू द प्लेन है, क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन होगा। अब dB by dt मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, तो dB by dt अगर पॉजिटिव होगा तो करंट किधर की ओर इंड्यूस होगा। अब देखिए, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट होता कैसे है, क्लॉकवाइज करंट होता है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब ये क्लॉकवाइज करंट है और यहां पे dB by dt पॉजिटिव है, यानी कि फ्लक्स बढ़ रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज करंट बढ़ रहा है। तो फैराडे लॉ के हिसाब से, लेंजेस लॉ के हिसाब से डायरेक्शन की बात करते हैं हम, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी इसमें करंट इंड्यूस होगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, तो ये करंट ऐसे जाएगा। अब अगर करंट इस तरीके से जा रहा है तो बताइए इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी फंडा पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझना है। तो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इसे आप नोट डाउन कर रहे होंगे, आई होप सो। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन क्या है, समझिएगा। एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा, स्टेशनरी चार्ज जैसा कि हमने डिस्कस किया, क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर यही चार्ज को हम कांस्टेंट वेलोसिटी से ना मूव कराकर हम इसे ऑसिलेट कराते हैं, दैट इज ऑसिलेटिंग चार्ज, तो ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करेगा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और फिर मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपेगेट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पूरी स्टोरी भी आपको हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स में, जब हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा एक स्टोरी बैकग्राउंड, हाइजेंस, न्यूटन्स के बारे में भी वहां पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपेगेशन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑसिलेटिंग चार्जेस, और ये ऑसिलेटिंग चार्जेस क्या करता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दिस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरीके से वेव प्रोपेगेट करता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि इधर की ओर है, x डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में होगा, और वेव उन दोनों के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करता है। यानी मैं यहां पे क्या कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ऊपर की ओर होगा, और वेव ऐसे आगे की ओर प्रोपेगेट करेगा। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड वेव्स प्रोपेगेट परपेंडिकुलर टू बोथ। यहां पे एक बात समझिएगा
कि हम ये कहेंगे वेव के प्रोडक्शन में कि वेव प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है बाय एक्सीलरेटेड चार्जेस। ऑसिलेटिंग चार्जेस एन एग्जांपल ऑफ एक्सीलरेटेड चार्जेस। तो इस बात को लिख लीजिएगा, डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। आई होप आपने पॉज करके लिख लिया है। अब इस डायग्राम को बनाना जरूरी है, तो आपने डायग्राम यहां पे तो अभी रफली बनाया होगा, बट जब एग्जाम होगा, थ्योरेटिकल एग्जाम होगा, तो कैसे बनाएंगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारे डिस्कशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और वेव उसके परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करता है। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं, ये मान लेते हैं y डायरेक्शन हो गया और ये z डायरेक्शन हो गया। तो पहले बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में। इसमें एरोज बना देते हैं बीच में। इस तरीके से आपको एग्जाम में भी बनाना है। और फिर ये रहा मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर होता है। और यह भी ध्यान रखिएगा, जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम है। दोनों एक ही टाइम पे मैक्सिमम होते हैं। तो चलिए ग्राफ में इसे भी हम दिखा देते हैं। तो ये डिस्कशन, ये ड्राइंग मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप भी कॉपी पे बनाएं और एग्जाम में बनाने को आता है तो आप वहां पे प्लॉट कर सकें। अब ये देखिए एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है और वेव x डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये दोनों ऐसे होंगे और वेव ऐसे जाएगा। इसका एक एनिमेशन भी देख लेंगे, बट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड वेव प्रोपेगेट परपेंडिकुलर टू बोथ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन y डायरेक्शन, magnetic field is in z direction and wave propagate किधर की ओर? इन x डायरेक्शन। मतलब कि जो कहानी हमने डिस्कस किया वो पूरा एज इट इज लिख दिया है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपने इसे पॉज करके लिख लिया होगा। आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। एग्जाम में ये डायग्राम प्लॉट करने के लिए आ सकता है। इसका प्लॉट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो भी टर्म आते जाएंगे मैं उसको रेटिंग देते जाऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका डायग्राम 3 स्टार है। 5 स्टार अगर कहीं बोलता हूं तो वो पक्का आएगा। यहाँ पे एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसे पक्का आने के चांसेस है एग्जाम में, तो उसका रेटिंग मैं 5 स्टार दूंगा। और कोशिश करेंगे पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम क्लास में ही याद करें। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ऑसिलेटिंग चार्ज किसी फ्रीक्वेंसी का प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझिएगा, अगर एक चार्ज है वो ऑसिलेट कर रहा है किसी भी फ्रीक्वेंसी से, उस फ्रीक्वेंसी को f मान लेते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी भी कितना होगा? f ही होगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका भी फ्रीक्वेंसी f ही होगा। यानी जो चार्ज का फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसी फ्रीक्वेंसी का मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी कि वही फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होगा।
दैट्स वाई जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, आपने पढ़ा होगा कि लाइट जब रेयर से डेंसर में जाता है, लाइट जब एयर से ग्लास में जाता है, बेंड हो जाता है, ठीक है, वो तो ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उसका क्या चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, उसका स्पीड वेरी कर जाता है बट फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। तो क्यों फ्रीक्वेंसी सेम होता है? तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी सोर्स के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, जहां से वो प्रोड्यूस हुआ उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, बिकॉज लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यही बात जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इससे नोट कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचुरली इक्वल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज। तो इसे आप नोट डाउन करते जाइएगा साथ ही साथ। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि एक एनिमेशन हम देखेंगे, तो इस एनिमेशन को देखिए आप, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा ऑरेंज कलर में और मैग्नेटिक फील्ड है ग्रीन कलर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैक्सिमम था, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम है और वेव आगे की ओर प्रोपेगेट कर रहा है। आप देख सकते हो किस तरीके से वेव आगे की ओर प्रोपेगेट कर रहा है। तो ये एक एनिमेशन के थ्रू भी एक बार और देख लेते हैं इसे हम। देखिए, जहां पे ये मैक्सिमम है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, बट ये आगे की ओर इस तरीके से प्रोपेगेट कर रहा है। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड वेव प्रोपेगेट परपेंडिकुलर टू बोथ। तो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये एनर्जी कैरी करता है। और एनर्जी कैसे कैरी करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ही कैरी करेगा। तो ये जो एनर्जी है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। लाइक आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो यहाँ पे ई नॉट स्क्वायर कहेंगे। बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि आधा एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है और आधा एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है। तो ये तो टोटल एनर्जी आपने निकाल लिया, इसका हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी होगा वो कितना होगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बाई √2 का होल स्क्वायर। और ई नॉट बाई √2 क्या होगा? आरएमएस वैल्यू होगा, यानी कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का होल स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी हो गया। सिमिलर वे में आप मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी आएगा बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट के बराबर आएगा, और उसको हाफ करोगे एंड देन आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट करोगे। उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी कितना होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी ये हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी एनर्जी होगा, यानी कि ये वैल्यू, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी, यानी यूई यूबी के बराबर होगा। यूवी का वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है यूबी, वो होगा बी आरएमएस का स्क्वायर, बी आरएमएस की जगह बी नॉट पहले लेते हैं हम लोग, बी नॉट का स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ये तो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो आधा एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जाएगा और आधा एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के पास जाएगा। तो इसे आप 2 से डिवाइड कर देंगे या हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा बी नॉट स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट, या आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 म्यू नॉट बी नॉट बाई √2 का होल स्क्वायर। तो ये होगा आपका बी आरएमएस का स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी जाएगा। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप क्या लिखोगे? यूई, जो कि आपके पास क्या आया? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर, या 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी इनटू 1/4 बी नॉट का स्क्वायर बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 बी आरएमएस स्क्वायर बाई म्यू नॉट। तो इस तरीके से एनर्जी
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइडेड होगा। अब बात करते हैं हम एनर्जी इंटेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी हमने समझ लिया किस तरीके से इक्वली डिवाइडेड होगा और जो नेट एनर्जी होगा दोनों के सम के बराबर होगा। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी देखिए बाय डेफिनेशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। टोटल एनर्जी की अगर आप बात करते हो, जो टोटल एनर्जी हुआ वो दोनों के एनर्जी के सम के बराबर होगा। सिंस एनर्जी दोनों में बराबर होता है तो टोटल एनर्जी डेंसिटी को आप हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ले सकते हो। वैसे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड का आया बी नॉट स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट। लेकिन दोनों बराबर है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को डबल कर दो या मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को डबल कर दो, ये आपका टोटल एनर्जी डेंसिटी के बराबर आएगा। तो यहां पे आपका है इंटेंसिटी बताना है और इंटेंसिटी आपका डेफिनेशन है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी किसके बराबर होगा? इंटेंसिटी होगा एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, U इंटू सी के बराबर होगा। एनर्जी डेंसिटी आपने निकाल रखा है, टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के एनर्जी डेंसिटी की बात नहीं हो रही है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। आप चाहो तो ई नॉट स्क्वायर बाई 2 को ई नॉट बाई √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो और ई नॉट बाई √2 क्या होता है? आरएमएस वैल्यू होता है, यानी कि ई आरएमएस का स्क्वायर होगा। तो आप यहां पे एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर इंटू सी भी लिख सकते हो। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि मैंने बताया कि मैं रेटिंग करते जाऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कितना। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप 4 स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करता है वो मोमेंटम भी कैरी करता है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम भी कैरी करते हैं, बट कभी कभी क्वेश्चन में पूरा ये स्टेटमेंट लिखा रहता है लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम। कभी आपसे पूछता है तो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम। बट कभी कभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज एक्सप्लेन करना होता है कि एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी। अगर एनर्जी प्रोपेगेशन की बात कर रहा है तो आप एग्जांपल दे सकते हो माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और किस तरीके से वो आपको हीट सफिशिएंट देकर फूड को कुक कर सकता है। तो माइक्रोवेव ओवन एनर्जी कैरी करता है, ये एक एग्जांपल हुआ। और अगर मोमेंटम की बात करें कि मोमेंटम का एग्जांपल दीजिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम कैरी करते हैं, तो अगर वो मोमेंटम कैरी कर रहे हैं यानी कि वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो इसका एग्जांपल है आपका ऑप्टिकल ट्वीजर। ऑप्टिकल ट्वीजर्स, ये एग्जांपल है ऑप्टिकल ट्वीजर्स का। आई थिंक डबल ई होता है, आप इसे एक बार चेक कीजिएगा और मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके डायग्राम्स को आप एक बार गूगल पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिया नहीं है। तो ऑप्टिकल ट्वीजर्स एक एग्जांपल है जहां पे आप एक दिखा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम कैरी करता है। ऑप्टिकल ट्वीजर्स में लेजर लाइट के थ्रू हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को होल्ड करते हैं, इक्विलिब्रियम में रखते हैं या अपने डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्टिकल ट्वीजर्स के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एटॉमिक पार्टिकल पे, सब एटॉमिक पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं और अगर वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं इसका मतलब वो मोमेंटम कैरी करते हैं। इस बात को लिख भी लेते हैं डिस्कशन के, बट सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी लीनियर मोमेंटम। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लीनियर मोमेंटम कैरी करते हैं थ्रू स्पेस और वो जो लीनियर मोमेंटम होगा उसका फॉर्मूला होगा h/c अगर लाइट की बात करते हैं तो, और जनरल किसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो u/c। बता दूं सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड एक ही होता है, इसे हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे, बट ध्यान रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि विच ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव हायर स्पीड। तो किस सबका स्पीड बराबर होता है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेदर इट इज गामा रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड सेम होता है और वो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है।
तो बता दूं यहाँ पे कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो सारे मोमेंटम कैरी करते हैं और उस मोमेंटम का वैल्यू होता है एनर्जी बाई सी, यू इज द एनर्जी। जैसे कि अगर हम लाइट के बारे में बात करते हैं तो लाइट के फोटोन का एनर्जी होता है एच न्यू, तो एच न्यू बाई सी हो गया। मूविंग मास ऑफ द फोटोन यहाँ पे मैंने बता दिया एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है, इंफॉर्मेशन लिखना है लिख लीजिए, आपको यहां तक जानना है। मूविंग मास ऑफ द फोटोन एच न्यू बाई सी स्क्वायर होता है, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज टेकन एज 0। सो मैं डिस्कस कर रहा था कि एग्जांपल, एक इलस्ट्रेशन जहां पे हम दिखा सके कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम कैरी करते हैं, और एक इलस्ट्रेशन जहां पे हम दिखा सके कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी करते हैं। तो इस एग्जांपल को लिख लेते हैं यहां पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव carry energy as in microwave oven food can be cooked by providing heat। heat आपको पता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। by providing heat a form of energy। और दूसरा एग्जांपल आपका किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम कैरी करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी मोमेंटम का एग्जांपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सिंपली EMW लिख देता हूं मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी मोमेंटम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कैरी मोमेंटम as can be seen in optical tweezers जहां पे हम सब एटॉमिक पार्टिकल को लाइट के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू बैलेंस करते हैं या डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं। वेयर बैलेंस करना मतलब इक्विलिब्रियम में रखना। वेयर सब एटॉमिक particles are kept in equilibrium or moved in desired direction by using, क्या यूज करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर आप डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहे हो, यानी कि आप फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स तभी कैरी लगा सकता है कोई बॉडी जब वो मोमेंटम कैरी कर रहा है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, आपने पॉज करके इसे लिख भी लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा एग्जाम्पल था जहां पे हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से मोमेंटम कैरी करते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जहां तक हमारा डिस्कशन रहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली कैसे प्रोपेगेट करते हैं, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाता है, और वेव उन दोनों के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड वेव प्रोपेगेट परपेंडिकुलर टू बोथ। तो अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट वो जानने के पहले, वो स्टार्ट करने के पहले क्लास 11th का वेव शायद आप भूल गए होंगे, अगर याद है तो वेल एंड गुड, बट थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, दो मिनट लगेगा, यहां पे मैं आपको रिकैप करा देता हूं। 11th में आपने पढ़ा था कि ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, या kx माइनस ओमेगा t भी कहीं पढ़ा होगा लिखा हुआ। सो y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। इस केस में वेव प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर यहां पे
माइनस के एक्स लिखा है मतलब कि वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और y मतलब कि पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। जैसा कि आपने मैकेनिकल वेव पढ़ा था, तो मैकेनिकल वेव में पार्टिकल्स मूव करते थे, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो ऑसिलेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा जो ऑसिलेट करेगा, बट मैकेनिकल वेव में क्या था, पार्टिकल्स था। तो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन y है और वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन x है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था, और वहां पे ये भी पढ़ा था कि ये जो ओमेगा है इसे हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा होता है 2 पाई न्यू या 2 पाई बाई टी, और जो k है उसे हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, और ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं, 11th का ये रिकैप है, तो एक बार नोट कर सकते हैं। मैंने सोचा इसे बता देता हूं, तब जाके इक्वेशन ऑफ वेव को थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप आपने इसे लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं, इसकी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। वही एग्जांपल मैंने पिक किया है जो मैं अभी तक समझा रहा था। इस एग्जांपल में वेव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और आपका जो मीडियम पार्टिकल है, मीडियम पार्टिकल तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करता है। ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस oscillating magnetic field produces oscillating electric field, this oscillating electric field produces oscillating magnetic field, and so on। इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से आपका वेव प्रोपेगेट करता है। तो यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका y डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका z डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, और वेव आपका x डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, वेव x डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। तो फाइनल साइन के साथ क्या आना चाहिए, ओमेगा टी माइनस के एक्स। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, आपको याद होगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां पे जो आपका a था दैट इज द एम्पलीट्यूड। तो आप किसकी बात कर रहे हो, अगर आप बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है y डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है z डायरेक्शन में। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन, यानी कि EY, ये लिखोगे E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि वेव x डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जब लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो BZ लिखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होगा, B नॉट होगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर लिखेंगे इसे। अब ये हमारा इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया, एंड दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ वेव। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपस में रिलेटेड है, एंड दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस रिलेशन को मैं आपको लिखवा रहा हूं, पहले आप यहां तक लिख लीजिए। आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा। तो ये जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि E नॉट और B नॉट में, ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। जो E नॉट बाई B नॉट होता है वो एक कांस्टेंट होता है, मतलब कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ए कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये कांस्टेंट E नॉट बाई B नॉट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। और ये भी याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये इन एयर इसलिए लिख दिया बिकॉज C इज इन एयर और इन वैक्यूम। तो E नॉट बाई B नॉट C के बराबर होता है, और ये हो जाएगा 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको पता होगा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है, ये आपको पता होगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये भी आपको पता होगा। आप याद कीजिए परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 यूनिट्स लिख सकते हैं आप लोग। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 8.85 × 10⁻12।
तो अगर आप इसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर आएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि व्हाट डज 1/μ0 इंडिकेट। सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन कि μ0 का रूट 1/√μ0 क्या इंडिकेट करता है। या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 1/μ0। तो आप ऐसा नहीं कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने बैठ जाइएगा μ0 का और ε0 दोनों का अलग अलग, बहुत लंबा होगा, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सीधे आपको याद होना चाहिए कि 1/μ0 ये तो स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, L1t-1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L1t-1 ही होगा। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ μ0 तो ये उल्टा है, ये 1/c है, तो आप ये भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन रिलेट किया जा सकता है थोड़ा घुमाकर, या डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E0/V0, तो स्पीड ऑफ लाइट का, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/√μ0। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से बाय हार्ट याद होना चाहिए। इसका रेटिंग मैंने 4 स्टार दे रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से 1 नंबर के क्वेश्चन ही बनेंगे, और वो कैसे बनेंगे वो आपने देख लिया होगा। तो इसको इरेज करते हैं। और अगर ये स्पीड ऑफ लाइट की बात हो, लेकिन मीडियम में नहीं, वैक्यूम में बात हो, तो यहां पे आप लिखोगे V और μ0 की जगह लिखोगे परमेबिलिटी ऑफ मीडियम μm, और ε0 की जगह लिखोगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम ε m। आपको याद होगा कि एक टर्म हमने डिस्कस किया था μr, रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो कि होता है μm/μ0। तो यहां से आप μm निकाल सकते हो, ये हो जाएगा μr × μ0। और इन द सिमिलर वे हमने डिस्कस किया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी εr या k। εr या k रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, तो किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। मीडियम की परमिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो यहां पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगा εr × ε0। तो यहां पे μm की जगह आप μm का वैल्यू पुट कीजिए। क्या निकाला μm का वैल्यू आपने, μm का वैल्यू था μr × μ0, और आपने किसका वैल्यू निकाला, आपने निकाला εm का वैल्यू, और ये था εr × ε0। तो ये आपका V का वैल्यू आ गया। εr की जगह कहीं कहीं k भी लिखा हुआ मिल जाएगा, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी आर सेम थिंग। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से हमने ये डिराइव किया, तो इसे भी आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ वेव का बेसिक हमने समझ लिया। इस पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है आपका, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दे रखा है By = मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। क्या दे रखा है, B0 का वैल्यू दे रखा है। ये जो भी दे रखा है ऑब्वियसली बात है टेस्ला में होगा, 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। ये किसका वैल्यू दे रखा है, ये B0 का वैल्यू दे रखा है sin kx + ωt। मैंने बोला था ωt + kx या kx + ωt। इसका मतलब वेव जो है माइनस था, जब ωt - kx था या kx - ωt था, तो उस केस में वेव प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रहा था। यहाँ पे माइनस की जगह प्लस है, यानी कि वेव -x डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। वेव इज प्रोपेगेटिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन। तो पहला पॉइंट तो ये कि वेव इज प्रोपेगेटिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग इन विच डायरेक्शन, by लिखा है, यानी कि y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। तो अब सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड वेव प्रोपेगेट परपेंडिकुलर टू बोथ। तो मैग्नेटिक फील्ड तो y डायरेक्शन ले लिया, वेव जो है वो x डायरेक्शन ले लिया, तो बचा कौन सा डायरेक्शन, z बचा, और वो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा z डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा z एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन भी लिखना रहा हमें, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखने के पहले आपको ये कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इतना तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस डायरेक्शन में मूव करेगा, z डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होगा E0, और साइन के साथ वही टर्म्स होंगे जो इसके अंदर है, साइन के अंदर वही टर्म्स होंगे जो इसके अंदर है, बट ये E0 का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले हम लोग बी पार्ट कर रहे हैं।
तो ई नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए ई नॉट बाई वी नॉट सी के बराबर होता है। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, ई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू बी नॉट। आपको सी भी पता है, कितना होता है सी? 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और बी नॉट दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻7। तो यहां से आएगा 6 इंटू 10⁻1 यानी कि 60, यानी कि ई नॉट का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया और वो है 60। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो ई नॉट का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया 60, और इतना समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन मूव करेगा बिकॉज वेव इज प्रोपगेटिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग इन वाई डायरेक्शन, और इसीलिए इसी कारण की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर की ओर ऑसिलेट करेगा? जेड डायरेक्शन में। तो यहां पे लिखेंगे इजेड। इजेड क्या होगा? इजेड होगा 60 साइन, साइन के साथ वही टर्म होगा जो इसमें था 0.5 इंटू 10⁻³ एक्स प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आ गया। आप लिख सकते हो ये पूरा, हमने बी पार्ट कर लिया। सेकेंड पार्ट निकालने के लिए आप बहुत इजी कैलकुलेशन करना है ए पार्ट के लिए, वो कैलकुलेशन मैं लिख देता हूं, आप ट्राई कर लीजिएगा। सो इसे मैं इरेज कर रहा हूं। तो देखिए यहां पे आपका k का वैल्यू क्या है? k है 0.5 इंटू 10⁻³ यानी कि 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³। सो यहां से आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि x का कोफिशिएंट k होता है और k की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा। अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो ओमेगा कितना दे रखा है? t का कोफिशिएंट होता है ओमेगा, और ओमेगा है आपका 1.5 इंटू 10⁻11, और ओमेगा होता क्या है? 2 पाई न्यू। न्यू इज योर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां से आप न्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो 2 पाई हर्ट्ज। सो ये आपका आंसर हो गया ए पार्ट का भी। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करेंगे चैप्टर के लास्ट में, ये इसे आप लिख लीजिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सारे प्रॉपर्टीज जो भी चीजें हमने अभी तक डिस्कस किया वो सारे एक पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दिए गए हैं, जो कि जैसा जैसा हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होते हैं बाय आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम पार्टिकल नहीं चाहिए होता प्रोपेगेट करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, एंड वेव जो है वो दोनों वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो वेव इधर ऐसे आगे जाएगा जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जस्ट एक जगह समरी के फॉर्म में लिखते जाइए इसको। नेक्स्ट देखिए, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो सारे एक ही स्पीड से चलते हैं, और वो जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट भी हमारा एक विजुअल लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। तो उसके बराबर होता है दैट इज 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, सी के बराबर होता है। और ये पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट बताया है आपको, ई नॉट बाई बी नॉट सी यानी कि 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। मीडियम के अंदर क्या स्पीड होगा ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मोमेंटम ट्रांसफर करता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया। एग्जांपल के फॉर्म में हमने ऑप्टिकल ट्वीजर का लिया था एग्जांपल, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उनका एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है दोनों में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी है 1/2 इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और 1/2 मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 50% शेयर होता है दोनों के साथ। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ये बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जितने भी हैं, और विजिबल लाइट हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये सारे वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। और अभी आपने एक क्वेश्चन किया जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इक्वेशन निकाला, उसमें आपने देखा कि जो ई नॉट का वैल्यू था वो 60 के आसपास था और जो बी नॉट का वैल्यू था वो काफी कम था।
तो यूजुअली यही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसे मैं 5 स्टार रेटिंग दूंगा, इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो ये तो मैक्सिमम याद करने वाली चीजें हैं, तो कैसे करेंगे क्लास में, तो मैं इसे क्लास में याद कराने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे याद हो जाएगा। यहां से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, वो क्वेश्चन 3 नंबर का भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पहली चीज इससे क्या क्या पूछा जाता है, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने भी वेव हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनके ऑर्डर याद होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। पहला चीज तो आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। दूसरा चीज उनके रेंज वैल्यूज याद होने चाहिए। वैल्यूज याद करना थोड़ा मुश्किल है, उसे याद करना पड़ेगा। कोशिश करते हैं कि क्लास में याद हो जाए वैल्यूज के बारे में भी। स्पेक्ट्रम तो मैं आपको अभी क्लास में याद करवा दूंगा। और उसके अलावा यूजेज पक्का पूछे जाते हैं, तो सारे वेव के एक एक या दो दो यूजेज भी क्लास में मैं आपको याद करवा दूंगा। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये रहा आपका। ये स्पेक्ट्रम याद करने की कोशिश करते हैं। आप पहले तो इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब ये स्पेक्ट्रम यहां पे हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ब्लैंक पेज पे आता हूं। तो देखिए इसे ऐसे याद करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि सनलाइट में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है विजिबल लाइट, एक होता है लो एनर्जी इंफ्रारेड और एक होता है हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट को ओजोन फिल्टर कर देता है, अल्ट्रावायलेट स्लाइटली कैंसरस होता है, इसलिए ओजोन लेयर में फिल्टर हो जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, विजिबल लाइट या लाइट सिंपली लाइट, ठीक है। और इधर हो गया आपका इंफ्रारेड, कम एनर्जी का इंफ्रारेड, और हाई एनर्जी का अल्ट्रावायलेट। उसके बाद आप लिखिएगा यूवी एक्स वाई, एक्स फॉर एक्सरे और वाई फॉर गामा रे। ये वाई नहीं गामा लिखा हुआ है, तो वाई फॉर गामा रे, ऐसे याद कर सकते हैं। इंफ्रारेड हीट देता है, और इंफ्रारेड जो हीट देता है वो इतना हीट नहीं होता है कि आप उससे खाना को कुक कर सको। इंफ्रारेड आपको पता है लाइट में जो सनलाइट है, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं सनलाइट में। अल्ट्रावायलेट तो ओजोन लेयर फिल्टर कर देता है, कैंसरस होता है। विजिबल लाइट और इंफ्रारेड आता है। इंफ्रारेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग इफेक्ट, हायर वेवलेंथ का होता है, हीटिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इंफ्रारेड से ज्यादा हीट कौन देता है? इंफ्रारेड सनलाइट से हीट आता है, धूप आता है, लेकिन क्या उस धूप में आप खाना पका लोगे? क्या पिज्जा बना लोगे? नहीं बना सकते हो, पॉसिबल नहीं है। मतलब ठीक है, आप बोलोगे सर 4 दिन तक रखेंगे धूप में, तो वो अलग बात हो गई। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा वेव जो तुरंत आपका पिज्जा बना दे, तुरंत का मतलब 10 मिनट में बना दे। तो बिल्कुल आप ओवन में यूज करते हो, पिज्जा बनाते हो, ओवन में कौन सा वेव होता है? ओवन का नाम ही है माइक्रोवेव ओवन, तो उसमें यूज होता है माइक्रोवेव। तो आप ऐसे याद रख सकते हो माइक्रोवेव। और अगला है आपका रेडियो वेव। रेडियो वेव, तो ये लॉजिकली मैंने आपको याद करा दिया। आप बोलोगे सर लॉजिकली नहीं, एक पोयम बना के याद कर दो, तो चलो पोयम भी बना लेते हैं इसमें। राज मिश्रा आई लव यू एक्सवी। अब एक्सवी कोई स्लैंग है, आप लोग को ज्यादा पता होगा एक्सवी स्लैंग क्या मतलब होता है, मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, बस बना बनाया है एक। देखिए, सो आर फॉर रेडियो वेव, एम फॉर माइक्रोवेव, आई फॉर इंफ्रारेड, एल फॉर लाइट, लाइट मतलब कि विजिबल लाइट, यू फॉर अल्ट्रावायलेट, और एक्स फॉर एक्सरे, और जी फॉर गामा रे। तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, इंफ्रा मतलब इंफ्रारेड, लाइट, लाइट मतलब विजिबल लाइट, और यू मतलब अल्ट्रावायलेट, एक्स फॉर एक्सरे, और जी फॉर गामा रे। अगर आपको ये ठीक है, ये ऐसे याद करना है ऐसे याद कर लीजिए, नहीं तो लॉजिकली भी मैंने याद कराया। दोनों नहीं पसंद तो एक नया आप खुद बना लीजिए, एंड कमेंट में उसको लिख दीजिए कि क्या आपने बनाया।
तो ये आपको याद करने का तरीका हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑर्डर आपको याद होने चाहिए। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए, किसी भी तरीके से आप करो, स्पेक्ट्रम आपको याद होना चाहिए। आई होप स्पेक्ट्रम आपको अब याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, स्पेक्ट्रम में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि स्पेक्ट्रम में 3 चीजें पूछी जाती हैं। एक तो पहले स्पेक्ट्रम में ऑर्डर तो आपने अभी याद कर लिया, ऐसे याद कीजिए या फिर लॉजिकली जैसा भी हमने डिस्कस किया आप वैसे याद करिए। तो ऑर्डर आपको याद हो गया। ऑर्डर क्या, यूजेज और फिर रेंज के वैल्यूज। तो रेंज के जो वैल्यूज हैं वो तो नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। वो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लास्ट में देखेंगे, नंबर को लास्ट में याद करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम जो याद करेंगे वो यूजेस की बात करते हैं, यूजेस याद करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। आई होप आपने लिख लिया होगा जो भी चीज इसमें से लिखनी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम कोशिश करेंगे यूजेस याद करने के, सारे वेव्स के यूजेस याद करने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम गामा रे। गामा रे से यूजेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उल्टे ऑर्डर में ये बना रखा है, अब जैसे ही बनाना है। हमने जो ऑर्डर अभी बनाया था वो किस ऑर्डर में था, अभी एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगा। किस ऑर्डर में बनाया था हमने, तो पहले था रेडियो, माइक्रो, बोलते जाइएगा साथ ही साथ, इंफ्रा, लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। तो इधर की ओर एनर्जी बढ़ रही है। आपको पता होना चाहिए गामा रे की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, एक्सरे की एनर्जी थोड़ा उससे कम होती है। तो इधर की ओर एनर्जी बढ़ रही है। और वैसे भी आपको याद होगा विजिबल सनलाइट में 3 कंपोनेंट्स आते हैं। अल्ट्रावायलेट हाई एनर्जी का, जिसे ओजोन फिल्टर कर देता है। अगर ओजोन में होल होता तो अल्ट्रावायलेट, अगर अर्थ पे आता तो कैंसरस होता। तो अल्ट्रावायलेट सन में, एंड देन इधर आपका इंफ्रारेड भी सन से आता है, बट वो हायर वेवलेंथ का है, लो एनर्जी का है, हीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, एनर्जी का मतलब फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एनर्जी एच न्यू होता है फोटोन का। तो जैसा कि आपको पता है, अगर एनर्जी बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। और अगर आप इधर की ओर आते हो तो अगर इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो इधर की ओर वेवलेंथ बढ़ रहा है। तो ये रेंज हो गया। हम लोग इस स्पेक्ट्रम पे एक दो बार और आएंगे, आपको याद होना चाहिए, आपने एक बार बना रखा होगा इसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यूजेस की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्डर तो हमने याद कर लिया। तो यूजेज स्टार्ट करते हैं हम लोग गामा रे से। देखिए, जैसा कि हमने स्टार्ट किया कि इधर की ओर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, इधर की ओर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, इधर की ओर जो मैंने बनाया उससे उल्टा यहाँ पे दे रखा है, इधर की ओर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और इधर की ओर वेवलेंथ बढ़ रहा है। और अभी हमारे डिस्कशन के हिसाब से सनरेज में के 3 रेज होते हैं, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट को फिल्टर कर दिया जाता है। कैसे फिल्टर किया जाता है, ओजोन से। सन जो एटमॉस्फेयर के अब हमारा एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है, वो अल्ट्रावायलेट को फिल्टर कर देता है और अल्ट्रावायलेट हमारे तक नहीं पहुंच पाता है, जो कि कैंसरस रे है। तो अल्ट्रावायलेट तो चलो हट गया। तो हमारे पास क्या आता है, इंफ्रारेड और विजिबल आता है। अल्ट्रावायलेट जो कि हाई एनर्जी का है वो फिल्टर हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो कैंसरस होता है। लेकिन एक रे है, 2 रे हैं जो अल्ट्रावायलेट से भी हाई एनर्जी के हैं। कौन कौन से, एक्सरे और गामा रे। ये तो अल्ट्रावायलेट तो ठीक है, हाई एनर्जी का होता है, ओजोन से फिल्टर कर दिया, बट उससे भी ज्यादा हाई एनर्जी के कौन कौन है, एक्सरे और गामा रे। तो अगर अल्ट्रावायलेट कैंसरस होगा तो ये दोनों तो हाईली कैंसरस होंगे। और बिल्कुल होते हैं, गामा रे बहुत ज्यादा कैंसरस होता है। इनफैक्ट गामा रे अगर आपके बॉडी पे गिरता है तो कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। मतलब अगर हाई अमाउंट ऑफ गामा रे बनेगा गिरेगा तो जो पर्सन है, जो बंदा है, वो बच नहीं सकता है। ठीक है। और सिमिलर एक्सरे भी कैंसरस होता है। इसलिए जब भी आप एक्सरे कराने गए होंगे, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए कभी गए होंगे एक्सरे कराने, तो आपने देखा होगा वहां पे लिखा होगा डेंजरस करके समथिंग सिंबल वगैरह बना होता है। तो इसलिए एक्सरे भी ज्यादा नहीं करानी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सबके बारे में, सबकी यूजेज की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम कोशिश करेंगे यहाँ पे सारा चीज याद करने का। तो पहले हमने ऑर्डर को याद कर लिया, अब हम यूजेज को याद करने की कोशिश करेंगे, देन जो वैल्यूज है वो देखेंगे लास्ट में। तो चलिए हम याद करते हैं यहाँ पे गामा रे से। अब गामा रे में मैंने किसका फोटो दिया है, हल्क का फोटो दिया है, डाला है। क्यों डाला है हल्क का फोटो, आपने मूवी हल्क देखी होगी। हल्क मूवी में क्या होता है कि उस जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर का नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, जो भी थे, जो मैं नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, मूवी थोड़ा पहले देखा हुआ है।
सो उसमें आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे गामा रेज को लोगों को बचाने के लिए अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके बाद वो क्या बन जाते हैं, हल्क बन जाते हैं। तो आप समझिए गामा रे कितना एनर्जी पार्टिकल्स, ऐसा नॉर्मल लाइफ में नहीं होगा, उतना गामा रे गिरते ही लोग मर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि गामा रे हाईली कैंसरस होता है। बट उनके सेल्स में स्टोरी मूवी का आपने देख रखा होगा, मेरे से बेटर आप जानते होंगे, ठीक है। उस मूवी में क्या था आपका कि उसके उनके सेल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, ठीक है। तो इस ऐसा ही मतलब गामा रे काफी ज्यादा एनर्जेटिक है, तो हाईएस्ट एनर्जी का है पार्टिकल। और अगर ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हल्क का तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ये अगर हाई एनर्जी का है तो ये कैंसरस है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज कैंसरस है, कोई रे कैंसरस है, तो आप इसको ऐसे समझिए, आपने पढ़ा होगा बचपन में डायमंड कट्स डायमंड, ठीक है। अगर कोई चीज कैंसरस है तो वो भी कैंसर को क्योर भी करेगा। अगर किसी को पहले से कैंसर हो रखा है तो उसे लोकलाइज्ड एरिया में डालेंगे, इसे रेडियोथेरेपी बोलते हैं, तो वो रेडियोथेरेपी कैंसर को क्योर भी करेगा। और अगेन मैंने बोला आपका एक्सरे भी कैंसरस है, तो एक्सरे भी कैंसर को क्योर करेगा। तो इस तरीके से अब आप बोलोगे अल्ट्रावायलेट भी कैंसरस है, तो वो भी क्योर कर सकता है, बट हम लोग एक्सरे और गामा रे का यूज करते हैं क्योंकि उससे हायर एनर्जी वाले पार्टिकल्स हमारे पास है। तो हम वाई अल्ट्रावायलेट हम क्यों यूज करें, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, गामा रे और एक्सरे, जो कैंसर को इजीली क्योर, इजीली तो नहीं कहेंगे, मतलब क्योर करने की कैपेबिलिटी रखता है रेडियोथेरेपी के थ्रू। आपको पता है बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ कैंसर ऐसे भी हैं, बहुत सारे स्टेजेस हैं जो होने के बाद क्योर भी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो खैर मतलब कुछ स्टेजेस के कैंसर को ये क्योर कर सकता है गामा रे एंड एक्सरे। इसके अलावा गामा रे आपका कहाँ यूज होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन में। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन में गामा रे निकलता है, और गामा रे अगर न्यूक्लियर रिएक्शन में निकलता है तो हम बोलेंगे न्यूक्लियर इंडस्ट्री में गामा रे का यूज होता है। तो ये दो यूजेस गामा रे का। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं यूजेस के बारे में, और कोशिश कर रहे हैं कि सारे जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन सब के यूजेस को याद कर लें, और फिर लास्ट में एक बार टेबल बनाकर जो स्पेक्ट्रम है वो बनाकर यूजेस को डिस्कस करेंगे। तो आपको ये दोनों यूजेस याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक्सरे। तो एक्सरे नाम सुनते ही आप तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शायद आज जान रहे होगे या फिर कुछ दिन पहले जान रहे होगे कि एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट एक्सरे आप बचपन से सुनते आओगे, हाँ एक्सरे करा लेते हैं बॉडी में चोट आई कहीं तो एक्सरे किस लिए यूज करते हैं, एक पहला यूज तो आपको नाम सुनते ही याद आ जाना चाहिए, क्या यूज है, मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस के लिए आप एक्सरे यूज करते हो, पहला यूज। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर कोई वेव, अगर कोई रे कैंसर कॉज करता है तो उसे कैंसर क्योर करने में भी वो हेल्पफुल होगा। तो एक्सरे को हम लोग यूज करते हैं टू क्योर सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर। सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर को गामा रे के लिए भी यूज करते हैं, और कुछ अदर फॉर्म ऑफ कैंसर के लिए हम एक्सरे को यूज करते हैं। किसको कहाँ पे क्या करते हैं वो तो फिर आगे की बात हो गई, मेडिकल साइंस की बात हो गई। यहाँ पे हम बस इतना समझेंगे कि रेडियोथेरेपी में एक्सरे का भी यूज होता है। तो दो यूजेस हमें सबके दो यूजेस याद होने चाहिए। आपसे रेज पूछे जाते हैं और उसके दो यूजेस पूछे जाते हैं। एक तो ऑर्डर दिया रहता है कभी, और आपसे पूछा जाता है कि 3-4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिए रहते हैं और उसको बोला जाता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज कीजिए, और सबके दो यूजेस लिखिए। और इसके अलावा कभी क्या होता है कि आपको सीधे वैल्यू दिया रहता है कि जो वेवलेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा वेव है, तो एक्सरे 1 एंगस्ट्रॉम याद रखिएगा एक्सरे, और यूजेज इसके दो लिखने हैं। तो जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो यूजेस नहीं लिख पाओगे, तो इसलिए आइडेंटिफाई करना जरूरी है, इसलिए उनके वैल्यूज रेंज याद करना जरूरी है। तो हमारे पास 3 चीजें हैं, एक तो ऑर्डर में अरेंज करना, दूसरा रेंज याद करना जो कि सबसे मुश्किल है क्योंकि नंबर है तो याद करना पड़ेगा यहाँ पे, और तीसरा यूजेज तो मैं आपको अभी याद कराते जा रहा हूँ सबके। आई होप गामा रे के आपके 2 यूजेज याद हो गए होंगे और एक्सरे के भी 2 यूजेज याद हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज। तो यूवी रेज के यूजेस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आपने देखा होगा हेमा मालिनी जी केंटारो का ऐड करती हैं, तो केंटारो यूवी प्रोटेक्टेड लिखा रहता है। तो अल्ट्रावायलेट का हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, वाटर प्यूरिफिकेशन में। इनफैक्ट अभी कोविड के टाइम पे काफ़ी सारे, जैसे अब मतलब लोग हैंड सैनिटाइज तो कर रहे थे, लेकिन टीवी में ऐड आने भी शुरू हो गए थे कि आपके वॉलेट में, आपके मोबाइल में जर्म्स लगे, आप उसको कैसे सैनिटाइज करोगे। तो कुछ डिवाइसेस निकलने शुरू हो गए थे जिसमें यूवी रेज निकलते थे। आप वो अपने वॉलेट को, अपने फ़ोन को, अपने मोबाइल को उस पर रख दीजिए एंड ऑन कर दीजिए उसको, वो 1 मिनट या 2 मिनट बाद यूवी रेज डालकर उसको क्लीन करके दे देता था। तो उसे धोने वॉश करने की जरूरत नहीं होती थी, रेज के थ्रू क्लीन। तो यूवी रेज बेसिकली जर्म्स किलिंग के लिए यूज होता है, जर्म्स किलिंग इन वाटर प्यूरिफिकेशन।
तो आपका अल्ट्रावायलेट रेज का वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, आरओ वगैरह में यूज होता है। दूसरा, जैसे मैंने स्पेक्स पहन रखा, ठीक है, अब स्पेक्स निकालता हूं तो मुझे दिखना थोड़ा कम हो जाता है, पावर काफी हाई है। तो आपने सुना होगा, आप मुझे सजेस्ट भी करोगे, सर एक सर्जरी होती है, करा लो, लेजिक सर्जरी, है ना। तो मैं बचपन में उसे लेजर सर्जरी बोलता था, भाई लेजर कैसा आई बना लेंगे, ठीक है। तो लेजिक सर्जरी, तो लेजिक सर्जरी में क्या होता है कि आई का अगर किसी का पावर ज्यादा है, अगर वो चाहता है कि स्पेक्स हट जाए, तो लेजिक सर्जरी कराते हैं। हाँ, सर्जरी के बाद ये होता है कि शायद 15 दिन या 20 दिन का रेस्ट करना पड़ता है, एंड देन आपका आप बिना स्पेक्स के आप देख सकते हो चीज़ों को। तो अगर आप स्पेक्स हटाना चाहते हो तो सर्जरी होती है लेजिक सर्जरी। तो लेजिक सर्जरी में कौन सा रेज यूज होता है, यही अल्ट्रावायलेट यूज होता है। तो ये ध्यान रखना है कहाँ पे यूज होता है, लेजिक सर्जरी में। तो इसके दो यूजेस ये हो गए। अब बात करते हैं विजिबल। तो विजिबल का तो एक ही यूज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं ड्यू टू द विजिबल रेज। तो विजिबल रेज का एक ही यूज है, टू हेल्प अस टू विजुअलाइज कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। अब बात करते हैं इंफ्रारेड रेज का। तो पहले इंफ्रारेड का एक यूज आप जो बचपन से पढ़ते आए हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से इंफ्रारेड जो है अर्थ का जो सर्वाइविंग टेम्परेचर है, लाइक अगर आप दूसरे प्लैनेट की बात करते हो, जैसे वेनस की बात करते हो या मरकरी की बात करते हो, जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वेनस में तो खैर CO2 का लेयर काफी मोटा है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि दिन में बहुत हाई टेम्परेचर होता है और रात को बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सनरेज आ रहा है, ठीक है, जिस प्लैनेट पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे जब सनरेज आ रहा है तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा, और जब सनरेज नहीं आ रहा है तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, रात को बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। बट रात को सफिशिएंट वार्म रखने के लिए, ठीक है, हमारे पास है CO2 का लेयर, इंफ्रारेड। उसमें क्या होता है, जब रेज आता है रिफ्लेक्ट होके रिटर्न होता है, तो रिफ्लेक्ट होके जब हायर वेवलेंथ रिटर्न होता है तो वो वापस जा नहीं पाता है, वापस रिटर्न हो जाता है। एटमॉस्फेयर में CO2 जो है उसे रिटर्न बैक कर देता है। इसकी वजह से रात को भी एक सफिशिएंट टेम्परेचर होता है जिससे हम सरवाइव कर सके। नेगेटिव टेम्परेचर चला जा सकता था अगर ये रेज नहीं होता तो इंफ्रारेड फर्स्ट थिंग यही नहीं, इंफ्रारेड सनरेज में जो आता है उसके पास सफिशिएंट, वो रिस्पॉन्सिबल है अर्थ को सफिशिएंट वार्मथ प्रोवाइड करने के लिए। पहला यूज तो एक ये हो गया। सेकेंड यूज, अगर आपने सुना होगा, एक फिजियोथेरेपी होती है, आप में से अगर आपके घर किसी को हुआ होगा फिजियोथेरेपी, मुझे हो रखा है। तो फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि एक लैंप लगाते हैं। फिजियोथेरेपी में काफ़ी चीज़ें यूज करते हैं, 2-3 चीज़ें। एक लैंप भी लगाते हैं, वो लैंप आपको सफिशिएंट हीट देता है, और वो हीट बस लैंप लगा के छोड़ देते हैं 10 मिनट्स 15 मिनट्स, 10-15 मिनट बाद आपको लगेगा कि एक बर्निंग सा होने लगा। 10-15 मिनट बाद आपको फील होगा कि एक बर्निंग सा होने लगा, बिकॉज वहां से कौन सा लैंप है, वो इंफ्रारेड लैंप है। वो नॉर्मल लाइट नहीं दे रहा है, इंफ्रारेड लाइट दे रहा है। अगर लोकलाइज्ड एरिया में डालेंगे तो आपके पेन को रिलीफ मिलेगा। तो वहां पे हम लोग इंफ्रारेड रेज का यूज करते हैं, कहां पे, इन फिजियोथेरेपी लैंप्स। तो ये दो यूजेस हो गए इंफ्रारेड का। इस तरीके से हम सारे रेज की यूजेस याद करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट है माइक्रोवेव। सबसे इंपॉर्टेंट वेव है ये माइक्रोवेव। सो बाकी वेव की प्रोडक्शन के बारे में मैंने इतना डिस्कस नहीं किया, लास्ट में अभी एक बार सबके प्रोडक्शन को भी मैं रीड कर लूंगा। बट माइक्रोवेव का प्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, विच वेव इज प्रोड्यूस्ड इन क्लिस्ट्रॉन वॉल्व, which wave is produced in magnetron valve, या which wave is produced in gun diodes, right? It's two uses। तो आपको पता होना चाहिए क्लिस्ट्रॉन वॉल्व, मैग्नेट्रॉन वॉल्व और गन डायोड्स में आपका माइक्रोवेव प्रोड्यूस होता है। और यही नहीं, इसके दो यूजेस अभी हम डिस्कस करते हैं। तो माइक्रोवेव का पहला यूज, ठीक है, ओवन। ये देखिए पिज्जा बन रहा है, तो माइक्रोवेव ओवन है ना पहला यूज। आप घर में भी यूज करते हो माइक्रोवेव ओवन, तो पहला यूज तो आप वहीं डाल दो, माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। आई होप आपको याद रहेगा माइक्रोवेव ओवन। और दूसरा यूज काफी इंपॉर्टेंट है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में जो रडार सिस्टम यूज होता है, उस रडार सिस्टम में माइक्रोवेव का यूज होता है। तो एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया था, विच वेव इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। तो आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा वेव, माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, रडार कम्युनिकेशन में यूज होता है। तो ये इसका यूजेस होगा माइक्रोवेव का। लास्ट रेडियो के दो यूजेस। रेडियो वेव आपको पता है कम्युनिकेशन में, ठीक है, आप मुझे देख पा रहे हो,
ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन, कम्युनिकेशन। सो आपका जो कम्युनिकेशन है, रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविजन कम्युनिकेशन और सेलुलर कम्युनिकेशन, इन तीनों में आपका यूज होता है माइक्रोवेव का, सॉरी रेडियो वेव का। इन तीनों में रेडियो का कम्युनिकेशन, टेलीविजन का कम्युनिकेशन और आपका सेलुलर का कम्युनिकेशन, इन तीनों कम्युनिकेशन में आपका यूज होता है माइक्रोवेव का, सॉरी रेडियो वेव का यूज होता है। तो आपको रेडियो वेव के ये तीन यूजेस आ गए यहाँ पे। इट इज यूज्ड इन cellular communication, it is used in television communication and it is used in radio communication। तो ये आपका रेडियो वेव की यूजेस आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने सारे वेव की यूजेस देख लिए। किसके किसके यूजेस देख लिए? यहां से अगर हम डिस्कस करते हैं तो गामा रे की। गामा रे के दो यूजेस बताइएगा। तो गामा रे हाई एनर्जेटिक है, कैंसर कॉज करता है। जो कैंसर कॉज करता है वही कैंसर क्योर कर सकता है। तो गामा रे कैंसर को क्योर करने में, ठीक है, पहला यूज। और दूसरा यूज न्यूक्लियर इंडस्ट्री में। एक्सरे मेडिकल डायग्नोसिस, एक्सरे नाम सुनते ही मेडिकल डायग्नोसिस। और दूसरा एक्सरे भी हाई एनर्जेटिक है तो टू क्योर सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर। अल्ट्रावायलेट के दो यूज। अल्ट्रावायलेट केंटारो दिमाग में आना चाहिए, वाटर प्यूरिफिकेशन में, और ये चश्मा हटाने की बात आती है तो लेजिक आई सर्जरी में। उसके बाद विजिबल लाइट, चीजों को देखने के लिए। इंफ्रारेड हीट प्रोड्यूस करता है अर्थ को, सर्वाइविंग टेम्परेचर इंफ्रारेड की वजह से ही है। और अगर हीट प्रोड्यूस करता है तो फिजियोथेरेपी में लोकलाइज्ड एरिया में हीट देता है जहां पे हीट रिक्वायर्ड है, और इससे हमारा पेन रिलीफ होता है। अगला माइक्रोवेव। माइक्रोवेव इंपॉर्टेंट है, कहां पे प्रोड्यूस होता है? क्लिस्ट्रॉन वॉल्व, मैग्नेट्रॉन वॉल्व या गन डायोड्स में। पहले तो ये माइक्रोवेव का कहां पे प्रोडक्शन होता है और यूजेस के लिए माइक्रोवेव का मैंने आपके साथ डिस्कस किया। माइक्रोवेव एयरक्राफ्ट नेविगेशन के रडार सिस्टम में, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एयरक्राफ्ट नेविगेशन में माइक्रोवेव का यूज होता है। और इसके अलावा माइक्रोवेव आपको पता ही है ओवन में आप यूज करते हो डेली। रेडियो वेव, सेलुलर कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, सेलुलर कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन एक ही बात हो गया। आपका टेलीविजन कम्युनिकेशन एंड रेडियो कम्युनिकेशन। तो ये सारे वेव्स के यूजेस हमने डिस्कस कर लिया। अब मेनली हम बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में, एक एक पॉइंट देख लेते हैं सबका। सबसे पहले, उसके बाद हम रेंज की बात करेंगे। तो प्रोडक्शन गामा रे, गामा रे का प्रोडक्शन रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस मैंने डिस्कस कर ही लिया। और याद कीजिए, आपने मूवी देखा है ना हल्क, तो हल्क में जो डॉक्टर थे वो कैसे साइंटिस्ट थे? न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, है ना। एक डिस्कशन भी चल रहा था, शायद एवेंजर ही थी मूवी, ठीक है, उसमें डिस्कशन भी चल रहा था। वो जो आयरन मैन था उससे टोनी स्टार्क से पूछा गया कि आप न्यूक्लियर एक्सपर्ट कब बन गए, ठीक है, न्यूक्लियर एक्सपर्ट तो ये है। तो उन्होंने बोला मतलब इस रातों रात, है ना, रातों रात उन्होंने न्यूक्लियर साइंस काफी पढ़ लिया। आपको पता होना चाहिए ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट ही तो थे, है ना, शायद, मुझे मतलब जहां तक मूवी मुझे थोड़ी बहुत याद है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट ही थे। तो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज होता है और न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका प्रोडक्शन भी होता है। तो गामा रे जब भी बात हो, याद होना चाहिए हल्क में जो डॉक्टर थे वो कैसे साइंटिस्ट है? न्यूक्लियर साइंटिस्ट। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, उन्हें वो एनर्जी मिला और वो हल्क बन गए। तो बहुत ही हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स था, इतने ज्यादा ताकतवर हो गए कि वो थोर शायद गॉड थे, है ना, तो उनके साथ भी वो मतलब जीत गए। नेक्स्ट आपका सेकंड प्रोडक्शन आपका एक्सरे। एक्सरे का प्रोडक्शन देखिए, एक्सरे का प्रोडक्शन एक्सरे ट्यूब में होता है, उसे कोलिंस ट्यूब कहते हैं। जेई में हमें अलग से एक्सरे ट्यूब पढ़ना है, ठीक है, एक्सरे चैप्टर पढ़ना है, वहां पे हम कोलिंस ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सरे का प्रोडक्शन जो है वो लाइक रिवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, ये याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। आप ऐसा लिखेंगे नहीं कि इट इज रिवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को याद कीजिए और उसका रिवर्स जो भी फेनोमेना होगा दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? फोटोन गिरता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर। एक्सरे में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गिरता है, फोटोन निकलता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन एंटी कैथोड मेटल पे गिरता है तो एक रेडिएशन निकलता है। उस रेडिएशन के बारे में हमें उससे पता नहीं था, तो उसे कहा गया लेट इट बी एक्स। आज सब कुछ पता है, फिर भी हम उसे एक्सरे बुलाते हैं। तो दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। नेक्स्ट है आपका अल्ट्रावायलेट का। इसमें हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो यूवी रेज जनरेट प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजिबल लाइट का। सेम प्रोडक्शन का तरीका है, बस अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। एंड इंफ्रारेड का वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इन कर्नल्स। माइक्रोवेव का प्रोडक्शन मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स कॉल्ड क्लिस्ट्रॉन वॉल्व, मैग्नेट्रॉन वॉल्व एंड गन डायोड्स। तो ये प्रोडक्शन आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद ये रेडियो वेव्स का एरियाज में प्रोडक्शन होता है, रैपिड एक्सीलरेशन एंड डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन सब के प्रोडक्शन के बारे में हमने बात कर लिया। अब एक बार रेंज को थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, हालांकि इसमें मैक्सिमम चीजें आपको याद रखना होगा। तो देखिए रेंज को याद करने के लिए अब ये तो देखिए ये पूरा याद करना है, थोड़ा सोचते हैं कि कैसे याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है और इसके फिर 2 यूजेस लिखिए। तो आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सोचना पड़ेगा जब तक आपको याद नहीं होगा चीजें। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मैंने याद कर लिया कि एक्सरे था, है ना। 1 एंगस्ट्रॉम का एक्सरे, इनफैक्ट एक्सरे मैंने याद कर लिया कि 1 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है। और विजिबल लाइट का मुझे याद होना चाहिए। विजिबल लाइट का खैर सबको याद रहता है 400 nm से 700 nm तक। तो कुछ वैल्यूज मैं लिख रहा हूं, ये याद होना चाहिए। ये मैं लिख रहा हूं 0.1 मीटर रेडियो वेव का, इस ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है। रेडियो से, है ना, राज मिश्रा, आई लव यू, एक्स जी जैसा हमने याद किया, ठीक है। तो 0.1 मीटर। माइक्रोवेव का 1 मिलीमीटर एंड एक्सरे का 1 नैनोमीटर और गामा रे का 1 पिकोमीटर, है ना। नैनो एंड पिको याद होगा आपको। मिली मतलब 10⁻³ माइक्रो मतलब 10⁻⁶, नैनो मतलब 10⁻12 और पिको -9 और पिको मतलब 10⁻12। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और उसके बाद फेम्टो एटो भी आता है। तो आप फिलहाल ये ऑर्डर तो याद रखेंगे। मिली मतलब -3, माइक्रो मतलब -6 और नैनो मतलब -9 और पिको मतलब -12। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं रेडियो वेव का। तो रेडियो वेव 0.1 मीटर से ज्यादा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोवेव का। तो माइक्रोवेव 0.1 से लेकर यहां पे एक नंबर याद करने को मैंने बोला 1 मिलीमीटर, तो 0.1 से 1 मिलीमीटर होता है। अब आपको लाइट का याद होना चाहिए। लाइट का 400 to 700 nm और आपको पता होना चाहिए इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी कम होता है, यानी कि वेवलेंथ ज्यादा होता है। माइक्रोवेव 1 मिलीमीटर पे खत्म हो जाएगा, तो इंफ्रारेड 1 मिलीमीटर से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, जहां से विजिबल लाइट स्टार्ट हो। तो विजिबल लाइट कहां से स्टार्ट होता है, 700 नैनोमीटर से। तो 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर तक इंफ्रारेड रहता है। एंड देन लाइट तो हमने याद ही रखा है 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। अल्ट्रावायलेट आपका 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर से एक्सरे शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आपको कुछ अपना बनाकर याद रखना होगा। एंड देन गामा रे 1 पिकोमीटर एंड बिलो। सो एक बार और देखेंगे, हमें याद करने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल आपको एक बार बताता हूं मैं कि यहां पे केवल क्वेश्चन में वेवलेंथ नहीं, कभी कभी फ्रीक्वेंसी रिलेशन भी आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी पूछते हैं। तो अगर आपको वेवलेंथ याद है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। किस तरीके से, जैसे आपको वेवलेंथ पता है गामा रे का, तो गामा रे का 1 पिकोमीटर 1 पिकोमीटर से कम होता है। गामा रे का हमने अभी भी देखा, ठीक है। तो गामा रे का 1 पिकोमीटर से कम होता है। वेवलेंथ रेंज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी c/ν होता है, c/ν। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका, सॉरी, c/λ। कहां से ये आया, फॉर्मूला कहां से आया, तो ये फॉर्मूला आया हमारा यहां से। स्पीड v = λ, किसी भी वेव का स्पीड, ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक स्पीड वेव है, इसका स्पीड c होता है, तो c = λ × ν। तो ν यानी कि फ्रीक्वेंसी ये होगा c/λ। अब एक एक करके देखते हैं। हम बात कर रहे हैं जब आपका लैम्डा 1 पिकोमीटर है, पुट कर दीजिए, यहाँ पे आपका रेंज निकल जाएगा। तो जहां भी रेंज की जरूरत है आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे और आपको रेंज मिलते जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 नैनोमीटर टू एक्सरे का है, रेंज क्या आ जाएगा इसका 1 nm टू 10⁻⁻, बेसिकली 1 नैनोमीटर से लेकर आगे तक जाता है 10⁻⁻2 नैनोमीटर तक, -3 नैनोमीटर तक। जिसे मैंने 1 पिकोमीटर कहा, ये थोड़ा सा एरर है यहाँ पे, 1 पिकोमीटर तक जाता है, -3 फिर हटा देते हैं जब 1 पिकोमीटर लिख रहे हैं तो ये 1 नैनोमीटर टू 1 पिकोमीटर, अराउंड 1 पिकोमीटर। तो आप यहाँ पे एक रेंज डाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, c से डिवाइड करने के बाद, बिकॉज फ्रीक्वेंसी क्या होगा, c/λ होगा। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी रेंज निकाल सकते हो, निकाल कर पुट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं, आप केवल एक याद रखिए,
वेवलेंथ रेंज अगर फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आता है तो फ्रीक्वेंसी वहां पे आप एक छोटा सा कैलकुलेशन होगा, वैल्यू पुट करके और आपको निकल जाएगा वहां पे। तो इस तरीके से आपको रखना है। एक बार हम लोग जितने भी चीजें याद कर रखे इसमें, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम काफी इंपॉर्टेंट है, वो सारे चीजों को हम लोग एक जगह लिखने की कोशिश करते हैं, एक पेज में डालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए टेबल भी मैंने बना रखा है, बट यहां पे पहले हम लोग ट्राई करते हैं। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं विजिबल से। विजिबल, विजिबल मतलब सिंपली लाइट, और विजिबल से हाई एनर्जी का होता है अल्ट्रावायलेट, एक्स वाई। इधर आते हैं तो विजिबल से थोड़ा कम एनर्जी होता है जो हीट देता है, दैट इज इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड से ज्यादा हीट देता है माइक्रोवेव। और उसके बाद आता है रेडियो वेव। तो अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं, सबसे पहले वेवलेंथ इधर की ओर क्या होता है, वेवलेंथ हमारा इस डायरेक्शन में, लैम्डा क्या होता है, इस डायरेक्शन में लैम्डा डिक्रीज होता है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। तो इधर की ओर हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, यानी इधर की ओर वेवलेंथ बढ़ रहा है, लैम्डा। अब वेवलेंथ के वैल्यूज आप पुट करना चाहते हो तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने याद करवाया अभी। ये विजिबल लाइट, विजिबल लाइट 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है, यानी कि इधर 400 होगा, इधर कम वेवलेंथ वाला है, इधर की ओर वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा, इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे 400 होगा और यहाँ पे 700 nm होगा। एक बार वैल्यूज भी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, कितना याद हुआ, 400 से 700 nm तक। और जैसा कि मैंने कुछ नंबर्स याद करने को बोला था, रेडियो वेव 0.1 मीटर, माइक्रोवेव के लिए 1 मिलीमीटर। तो 1 मिली 0 यानी कि इसका मतलब रेडियो वेव 0.1 मीटर से बड़ा सारा वैल्यूज, और माइक्रोवेव 1 मिलीमीटर और 0.1 मीटर के बीच में लाई करेगा। विजिबल का हमें याद है तो हमें इंफ्रारेड का भी मिल गया 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर के पास, ठीक है। उसके बाद एक्सरे के लिए मैंने 1 नैनोमीटर और गामा रे के लिए 1 पिकोमीटर। तो ये 1 पिकोमीटर के ऊपर सारे वैल्यूज हो गए, और ये अराउंड आपका बीच का वैल्यू हो गया, ठीक है, 400 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक। तो इस तरीके से आप एक रफ वैल्यूज याद कर सकते हो अपना खुद का बनाकर। यूजेज आपको याद होने चाहिए। यूजेज अगर हम यहाँ से देखें तो गामा रे का यूजेज आपका, 2 यूजेज क्या था गामा रे का, एक तो पहला यूज था आपका कैंसर के लिए, और दूसरा यूज था न्यूक्लियर में, प्रोडक्शन भी इसका न्यूक्लियर में होता है। एक्सरे का पहला यूज था मेडिकल में, और दूसरा यूज था कैंसर के लिए, सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर। अल्ट्रावायलेट कैंट आरओ, तो वाटर प्यूरिफिकेशन पहला यूज था, वाटर प्यूरिफिकेशन, जर्म किलिंग इन वाटर प्यूरिफिकेशन, और दूसरा था लेजिक आई सर्जरी, चश्मा हटवाना है तो अल्ट्रावायलेट यूज होगा। विजिबल देखने के लिए इसके यूजेस नहीं लिख रहा हूं। इंफ्रारेड अर्थ वार्म के लिए, अर्थ को गर्मी यही देता है, अर्थ वार्म, और अगर अर्थ को गर्मी देता है तो हम इसे फिजियोथेरेपी लैंप में भी यूज करते हैं, फिजियोथेरेपी में। सो इस तरीके से आप सबके यूजेस को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव की बात करते हैं तो सबसे पहले माइक्रोवेव में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका प्रोडक्शन। इसका प्रोडक्शन कैसा होता है, इसका प्रोडक्शन होता है, अलग कलर से थोड़ा लिखते हैं, ये कलर दिखेगा आई होप, क्लिस्ट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन वॉल्व, मैग्नेट्रॉन वॉल्व, मैग्नेट्रॉन वॉल्व, और इसके अलावा गन डायोड। तो ये 3 जगह ये यूज प्रोडक्ट होता है, क्लिस्ट्रॉन वॉल्व, मैग्नेट्रॉन वॉल्व और गन डायोड। और यूजेस की जब बात करते हैं माइक्रोवेव का, तो 2 यूज, पहला यूज क्या है इसका, माइक्रोवेव ओवन में, और दूसरा यूज जो इंपॉर्टेंट है एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, एयरक्राफ्ट नेविगेशन, नेविगेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। तो इस तरीके से इसके भी 2 यूजेस हमने देख लिए, और रेडियो वेव का तो कम्युनिकेशन में। तो इस तरीके से ये चीज अगर आपको याद होगा तो यहां से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। और ये मैंने आपको पूरा जितना भी डिस्कस किया अभी
लास्ट हाफ एन आवर में वो एक स्लाइड पे मैंने आपको दिखा दिया। तो आई होप ये जस्ट समरी के लिए स्लाइड है, लिखना चाहे तो लिखिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, आपने ऑलरेडी सारी चीजें लिख रखा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखते हैं यहाँ पे। ये टेबल भी हमने डिस्कस कर लिया, ये टेबल भी हमने डिस्कस कर लिया। तो देखिए एक पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 का था। बेसिकली इसमें पूछा था कि मैक्सिमम या मिनिमम पूछा था, मैंने इसे अरेंज करने को दे दिया कि आप अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो पहले तो आपने जो याद किया था वो कैसे याद किया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में याद किया था, वो जो रेडियो से याद किया था, तो उसी में लिख लेते हैं एंड देन फिर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लेंगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या था, रेडियो था, माइक्रो था, देन माइक्रो के बाद क्या था, इंफ्रारेड था, लाइट था, अल्ट्रावायलेट था, देन आपका एक्सरे था एंड देन गामा रे था। तो ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ था, डिक्रीजिंग। ठीक है, इसमें से कौन कौन दे रखा है वेव, हमें माइक्रोवेव दे रखा है, गामा रे दे रखा है, एक्सरे दे रखा है। तो गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम होता है, हमें इंक्रीजिंग में मतलब लो टू हाई लिखना है। तो गामा रे सबसे कम वेवलेंथ हो गया। देन आपका एक्सरे, एक्सरे उसके बाद अगला कौन सा हुआ, गामा रे हो गया, एक्सरे हो गया, एंड देन किसका है, इंफ्रारेड होगा, एंड और कोई वेव दे रखा है इसमें, माइक्रोवेव दे रखा है। तो इंफ्रारेड एंड देन माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है। तो इस ऑर्डर में आंसर जाएगा। और इसमें पूछा है कि सबकी यूजेस, तो यूजेस हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए, इजीली लिख सकते हैं, एक एक पूछा हम तो दो दो भी लिख सकते हैं। आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। सो इसी फॉर्म में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, illustrate by giving suitable examples how can you show that electromagnetic waves carry both energy and momentum। एग्जाम्पल भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है, लिखवा भी रखा है इसमें। सो नेक्स्ट, डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, यस दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। थोड़ा एग्जाम्पल भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, सेम ही क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस, तो बाय ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। तो ये पूरा चैप्टर हमने देख लिया, क्वेश्चन जितने फॉर्म के बनते हैं सारा कुछ देख लिया। इससे बाहर कुछ आने के चांसेस नहीं है, बट आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो इसके साथ ही। थैंक यू।